हाय स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान पाठ 2 अम्ल क्षार अवरोहण के अंतर्गत सूचक पढ़ेंगे और सूचक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पीएच स्केल क्या होता है और इसके अगले इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। क्षार किसे कहते हैं, क्षार के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। लवण। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग पहले पढ़ते हैं सूचक क्या होता है। देखो, अगर अम्ल या क्षार, अगर हमें यहाँ पर दो बर्तन यहाँ से दिया गया पात्र है और इस पात्र में इसमें अम्ल है कि क्षार है, इसमें हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें कोई पदार्थ होता है। ठीक है, वो जो पदार्थ होता है यह बतलाता है कि यह अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, अगर हमें दोनों में मालूम नहीं है कि इसमें अम्ल है कि क्षार है, कि इसमें क्षार है कि अम्ल है, तो जो पदार्थ यह बतलाएगा कि यह अम्ल है या क्षार है, तो उसी को कहते हैं सूचक, जो सूचना देगा कि अम्ल। ठीक है, अम्ल और क्षार की प्रकृति बतलाने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे, इंडिकेटर। तो इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार होने की प्रकृति को बतलाता है, उसे सूचक कहते हैं। ठीक है, सूचक यानी कि वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार होने की प्रकृति को बतलाएगा, उसे क्या कहेंगे, सूचक, इंडिकेटर। ठीक है, इसके बाद इस सूचक तो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा प्राकृतिक सूचक, यहाँ पे लिख लेंगे सूचक दो प्रकार के होते हैं, पहला लिखेंगे प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। इसको क्या समझते हैं, प्राकृतिक सूचक जो होता है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे क्या हुआ, कुछ पेड़ की पंखुड़ियां होती है। ठीक है, जो पेड़ की पंखुड़ियां होती है वो भी सूचक का कार्य करती है। लौंग हुआ, हल्दी हुआ, हल्दी भी हो जाता है, सूचक का कार्य करता है। और लिटमस पेपर भी हो जाता है, वो प्राकृतिक सूचक आता है। लिटमस पेपर को आप लोग बताया थे कि जो अम्ल होता है, अम्ल में क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, तो लिटमस भी क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। यानी कि मैं बताएंगे वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, वे पाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे हल्दी, लौंग, लिटमस पेपर इत्यादि। ठीक है, इत्यादि करते हैं। और जो होते हैं लौंग, लेकिन जो सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। ये सूचक क्या है, देखिए, संश्लेषित सूचक जो होते हैं वो प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं वे सूचक जो प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। ठीक है, वे सूचक जिन्हें
मानव प्रयोगशाला में, वे सूचक जिन्हें मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। ठीक है, सूचक कहते हैं। जैसे फिनोल्फ्थेलीन, मेथिल ऑरेंज इत्यादि। ठीक है, यहाँ का कहने का मतलब कि वे सूचक जो जिन्हें मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलीन। ठीक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन जो होते हैं ये मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं और जो प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। ठीक है, और ये सूचक किस प्रकार कार्य करते हैं इसके बारे में जानें। सूचक होता क्या है? वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार होने की प्रकृति को बतलाता है उसे सूचक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक में बताया कि वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी हुआ, लौंग हुआ, लिटमस पेपर हुआ इत्यादि, ये सब जो होते हैं प्राकृतिक सूचक होते हैं। इसके बाद संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जिन्हें मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलीन। ये किस प्रकार कार्य करता है मुझको बता रहे हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं खाना बना देते हैं और इसमें लिख देते हैं फिनोल्फ्थेलीन, मेथिल ऑरेंज और इसमें लिटमस पेपर। इसको जानते हैं, अक्सर पेपर में पूछता है। यहाँ पर कर देते हैं हम और यहाँ पर कर देते हैं क्षार। ठीक है, यानी कि एसिड और बेस। इस पर से खाना बना लीजिए। यानी कि ये सूचक जो होते हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा सूचक। यानी जो सूचक होगा फिनोल्फ्थेलीन, मेथिल ऑरेंज और लिटमस पेपर, तो हमें मालूम है जो लिटमस पेपर परिभाषा बताएं आप लोगों को कि लिटमस पेपर जो होता है लाल कर देगा। यानी कि जब अम्ल में रहेगा तो वो उसका लिटमस पेपर का रंग कितना कैसा होगा? लाल होगा। और फिर इसके बाद क्षार भी क्या हो जाता है? नीला होता है। ठीक है, इसके बाद मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज होगा उसमें भी क्या होता है? लाल होता है। और इसके बाद लिटमस पेपर जो देखिए अम्ल जो होते हैं, जो अम्ल होंगे उसमें लिटमस पेपर का रंग लाल होता है, क्षार में लिटमस पेपर का रंग नीला होगा। ठीक है, इसके बाद मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज में अम्ल में जो होते हैं लाल होते हैं, इसमें क्या होते हैं? पीले होते हैं, पीले कलर होते हैं। ठीक है, पीला होता है। और इस वाले में जो फिनोल्फ्थेलीन है, फिनोल्फ्थेलीन में जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, रंगहीन होंगे और इसमें क्या होते हैं? गुलाबी होते हैं। इसको अक्सर पूछता है कि फिनोल्फ्थेलीन का रंग क्षार में किस कलर का होगा? फिनोल्फ्थेलीन का रंग जो होता है गुलाबी होता है। किसमें होगा? फिनोल्फ्थेलीन का रंग क्षार में होगा तो गुलाबी होगा। फिनोल्फ्थेलीन जो होता है अम्ल में होता है तो उसका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है। मेथिल ऑरेंज में लाल होगा और लिटमस पेपर में भी लाल होता है। हम जैसे लाल कलर बताएगा तो समझेंगे अम्ल है, और पीला बताएगा जब मेथिल ऑरेंज पीला हो जाएगा, तो जब पीला हो जाएगा तो समझेंगे क्या है? क्षार। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिनोल्फ्थेलीन कैसे सूचक का कार्य करता है, मेथिल ऑरेंज कैसे करता है और लिटमस पेपर कैसे करता है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे तो पेपर में
बहुत ही अच्छा रहेगा, पूछेगा तो हम लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं आगे, ये सूचक हो गए। पीएच स्केल समझते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल क्या होते हैं? पीएच स्केल पीएच स्केल क्या होते हैं इसके बारे में देखिए। इस तरह से किताब में आप लोगों ने सबके कलर बनाए, टोटल 14 कलर हैं और बीच में 7 है। इस तरह से 1 2 3 4 5 करते करते इधर 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 14, ठीक है। कहने का मतलब कि इसके 1 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। जो पीएच स्केल होता है, स्केल जैसे हम लोग समझते हैं जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्केल से जो लंबाई मापते हैं, उसी तरह एक स्केल होता है, ठीक है। और इस स्केल में क्या होता है कि 1 से लेके 14 तक अंक होते हैं, टोटल अंक होंगे 14 तक। और उसमें जो होता है कि 7 से जब कम होगा, 7 और 1 के बीच में होगा, जैसे यहाँ पर आएगा 6.9 पॉइंट, यहाँ पर 1 से, तो जब 6 और 1 7 और 1 के बीच में जब होता है तो उसका माध्यम होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होगा। अब इसके बाद 7 से अधिक होगा और 14 के बीच में होगा, वो क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। और 7 पर जो होता है उदासीन, अगर 7 बताएगा तो वो उदासीन होता है। जैसे हम बताए थे जो लवण होते हैं, लवण का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। पूछा जाएगा यदि किसी विलयन का पीएच मान 6 है तो वो क्या है? अम्लीय है कि क्षारीय है? तो हम बताएंगे 6 है, तो इसका मतलब क्या है? वो अम्लीय है। अगर 7 से अधिक बता देगा, यदि क्या देगा 7.1 पॉइंट है, तो इसका पीएच जो मान पीएच स्केल पर 7.1 पॉइंट दिखाएगा, तो ये अम्लीय है कि क्षारीय है? तो हम बताएंगे क्या है? क्षारीय है, ठीक है। जब 7 से अधिक और 14 के बीच में होगा तो क्षारीय होगा, और जब 1 और 7 से कम और 1 के बीच में होगा तो उसे क्या कहेंगे? अम्लीय होगा। और 7 पर होता है तो उसे कहते हैं उदासीन, विलयन होते हैं, ठीक है। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पीएच स्केल, चलिए एक प्रकार का सूचक है, ठीक है। तो पीएच स्केल एक ऐसा यदि सूचक है तो हम लिखेंगे क्या? पीएच स्केल में आप लोग लिख लीजिएगा, पीएच स्केल में 1 से 14 तक अंक होते हैं। 1 से 14 तक क्या होते हैं? अंक होते हैं। और प्रत्येक अंक के अलग अलग रंग होंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। प्रत्येक अंक का जो होता है अलग अलग रंग होता है। 1 और 7 के बीच में होता है तो उसे अम्लीय कहते हैं। और 7 से अधिक और 14 के बीच होता है, 14 तक होता है, 14 तक चला जाएगा, 14 तक होगा तो उसे क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। और 7 पर जब होता है तो उसे उदासीन कहते हैं, ठीक है, यानी वो लवण होगा। आप लोग इसको पीएच स्केल हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पीएच स्केल एक ऐसा सार्वत्रिक सूचक है, बताना क्लियर है, एक ऐसा सूचक है जिसमें 1 से 14 तक अंक होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक अंक के अलग अलग रंग होंगे, जैसे 1 पर कुछ अलग रंग है, 2 पे 3 पे। आप लोगों की किताब में पीएच स्केल का चित्र बनाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 1 से लेके 14 तक अंक होते हैं और प्रत्येक अंक के अलग अलग रंग होंगे। 1 और 7 के बीच में होता है तो उसे अम्लीय कहते हैं। और 7 से अधिक और 14 तक होगा तो उसे क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। और जब 7 पर होता है तो उसे कहते हैं उदासीन। एक पीएच जो होता है, पीएच स्केल जो होता है, किसी भी विलयन की सांद्रता जो अम्लीय और क्षारीय को बतलाता है, ठीक है, बाकी को बतलाएगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, पीएच स्केल क्या होता है, इसमें हम लिखवा नहीं जाएंगे, आप लोग लिख लीजिए पीएच स्केल। इसके बाद चलते हैं हम लोग लवण परिवार में। ये जो लवण होते हैं, हम आप लोगों को लवण के बारे में बताए थे। NaCl या सोडियम क्लोराइड, इसकी सहायता से देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पहले समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। देखिए पहले नमक जो होता है NaCl, ये नमक जो होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे हम लोग मेड़बंदी करते हैं, ठीक है।
जैसे समुद्र के किनारे मेड़बंदी करते हैं, आप लोगों को मेड़बंदी का समझ में, मेड़बंदी करेंगे और मेड़बंदी करते हैं तो आता है ज्वार। जैसे समुद्र से ज्वार उठकर आएगा तो उस मेड़बंदी किए रहेंगे तो उसमें जो होता है समुद्र का जल इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद जब वाष्प होते हैं, धूप होती है तो उसमें से जल जो होता है वाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक है। और वहां पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, नमक बचेगा। तो उसका जो खनन होता है कोयले की तरह करते हैं, जैसे कोयले का खनन होता है हम लोग उसी तरह उस नमक का खनन करते हैं, उसको निकालते हैं और निकालने के बाद बड़ी बड़ी मशीनें होती है उससे उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो हम लोगों के आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, इस तरह से बहुत प्रकार के नमक जो आते हैं उस तरह से, नहीं तो पहले वो थोड़ा रॉयल करने का मतलब जो कोयला होता है उस तरह का होता है। तो इस सोडियम क्लोराइड के बारे में अगर पूछेगा, इसका खनन यानी कि कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे बनता, कहाँ से आता है, तो हम बताएंगे कि समुद्र के किनारे हम लोग मेड़बंदी करते हैं और मेड़बंदी करने के पश्चात जब समुद्र से ज्वार उठकर आता है वो उस मेड़बंदी किए रहते हैं उसमें जल जो है इकट्ठा हो जाता है, और जब धूप होती है तो जल जो होता है वाष्प बनकर उड़ जाता है और उसके अंदर जो होता है नमक बचाता है यानी NaCl, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, लाकर उसका खनन जो करते हैं कोयले की तरह करते हैं, और फिर लाने के बाद बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उसका हम शुद्धिकरण कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से नमक बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसकी सहायता से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे, और एक चित्र बना रहे हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आप लोग इस चित्र को बनाइएगा, आप लोग भी इस चित्र को बना लीजिए ऐसे से, क्योंकि यह पेपर में अक्सर पूछता है। ठीक है, और एक प्लस माइनस, इसमें दो कुछ छड़ होते हैं, ठीक है। और इस छड़ कुछ होता है इस तरह से, एक बैटरी होती है, उस बैटरी से हम क्या करते हैं छड़ के माध्यम से जोड़ देते हैं और इसमें से H2 गैस निकलती है और इसमें से H2 गैस निकलती है। जल की स्विमिंग पूल में जैसे नमक का घोल, इसमें नमक का घोल यहाँ से डालते हैं, नमक का घोल, और यहाँ से हम लोग डालते हैं NaOH के साथ, नमक का घोल जो है NaOH के साथ निकलता है, यहाँ से डालेंगे और यहाँ से NaOH के साथ नमक का घोल जो होता है बाहर निकलता है, नमक का घोल, नमक के घोल के साथ, ठीक है। इस तरह के चित्र बना लीजिए, इसे एनोड करते हैं, ये जो प्लस वाला होता है इसे कहेंगे एनोड और इसे कहते हैं कैथोड, माइनस होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये ठीक है, ये आईडी रहेगी। और यह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण NaCl की सहायता से करते हैं, कैसे करते हैं अभी बता रहे हैं। इसमें क्या होता है कि और इसे क्लोरो क्षार का अभिक्रिया भी करते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया, पेपर में अक्सर पूछता है कि क्लोरो क्षार अभिक्रिया कैसे करते हैं, उसको बताइए। अक्सर आता है कि के लिए क्लोरो क्षार अभिक्रिया की परिभाषित कीजिए। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड का, इसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, कहने का मतलब कि यहाँ पर नमक का घोल होता है, इस नमक सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं कि पहले जल के साथ घोलकर इसमें हम क्या करते हैं प्रवाहित कर देते हैं। तो हम नमक यानी सोडियम क्लोराइड के साथ क्या मिला है, चलिए पहले समझ आते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का घोल बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। तो इसमें दो छड़ होते हैं, ठीक है, जो छड़ होती है
इस क्षण को एक को हम क्या करते हैं, कैथोड, एक को एनोड के साथ जोड़ेंगे और दूसरा क्या होता है कैथोड के साथ। यानी यहाँ से तार लेंगे, चालक तार होता है, इसके माध्यम से उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ से बैटरी लगी होती है और जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो गोल भरा होगा, तो जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, इस बैटरी की सहायता से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें जो नमक का गुण होता है और जल होता है, जो दोनों होंगे एक टूटकर जब इसमें क्रियाएं होती है, विक्रिया होगी, तो क्या होता है कि यहाँ से Cl2 गैस निकलती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ पर क्लोरीन निकलेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होता है कि नमक के घोल के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, यानी यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है नमक के घोल के साथ वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे कि क्लोरोक्षार हमें इसका निर्माण करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो हम बताएंगे कि नमक के घोल के साथ सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसका जलीय क्रिया लेते हैं, घोल बनाते हैं और इस टब में डालेंगे, और इसके साथ जो होता है दो छड़ होती है, ये भी एक छड़ है, दूसरी छड़ है, और इन दोनों को क्या करते हैं, किसी बैटरी के प्लस माइनस सिरे से जोड़ देते हैं, और जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। मगर उसको रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, आप लोग इसको बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी कि Cl प्लस H2O मिलाएंगे, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाते हैं, तो NaOH प्लस Cl2 और प्लस H2, यहाँ से Cl2 निकल रहा था, यहाँ से H2, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा था, ठीक है। संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन वहां पे 3 है, ठीक है, तो 2 का इधर मिला कर देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा और 2NaCl और यहाँ पर 2, ठीक है, मिलाएंगे, सोडियम 2 क्लोरीन 2, सोडियम 2 क्लोरीन 2, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर लगाएंगे 2, ठीक है। इस तरह से ये क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें निर्माण करना था वो मिल जाता है। तो अब आप लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण लिखेंगे, और इस निर्माण में लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड बिना सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। अब उदाहरण जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर कभी लिखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, तो इसका समीकरण भी लिख दीजिएगा, ठीक है। समीकरण लिख देंगे तो हम लोग का चेक करने वाले टीचर होते हैं उनको अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पास समीकरण भी लिखा है, अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इससे देखो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, और ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन गैस का निर्माण है, देखो इसे कहते हैं क्लोरोक्षार अभिक्रिया, क्योंकि क्लोरीन और क्षार का निर्माण हो रहा है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं क्लोरोक्षार अभिक्रिया। इसको भूलिएगा मत, एक तीर से दो निशाना लगाइए, यानी कि हम जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्लोरोक्षार अभिक्रिया क्या होती है। कुछ नहीं करना है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, जिसे क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोक्षार अभिक्रिया भी इसी को कहेंगे, जो अभिक्रिया हो रही है इसी को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पहले लिख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है,
ठीक है। अब फिर इसके बाद क्लोरोक्षार अभिक्रिया इसी के नीचे लिखिए कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, जिसे क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। या तो फिर इसी को याद कीजिएगा, समीकरण याद आएगा तो आप उसको लिख लेंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और होता है एक विरंजक चूर्ण, ठीक है। इन सबके बारे में अध्ययन करना है, अगले वीडियो में बताया जाएगा। और आप लोग इसका उपयोग भी बताएंगे, अभी तो निर्माण बताया है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में सब बताया जाएगा। कृपया आप लोग इसको अच्छे से नोट बनाकर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।